नमस्कार, आपका स्वागत है नेक्स्ट जेन भारत में। मैं हूं ऋचा जैन कालरा। 5000 साल पुराने आयुर्वेद को आज दुनिया हाथों हाथ ले रही है। आयुर्वेद वेलनेस की दुनिया को शेप कर रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स ट्रेंड कर रहे हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील के तहत टैरिफ में कमी से आयुष और हर्बल हेल्थ प्रोडक्ट सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा। आयुर्वेद से निकला वेलनेस लाइफस्टाइल तेजी से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहा है। आइए जानते हैं कैसे ये सेक्टर भारत की नई ग्रोथ स्टोरी बन रहा है। भारत का हेल्थ सिस्टम आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी हमेशा से बैलेंस और प्रिवेंशन पर फोकस करती रही है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव और शुगर जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। ऐसे में लोग अब रसायन वाले उत्पादों से दूरी बना रहे हैं और जड़ी बूटी और प्राकृतिक तरीकों की ओर बढ़ रहे हैं। इसी बदलाव के बीच भारत की आयुष प्रणाली को दुनिया भर में तेजी से अपनाया जा रहा है। अमेरिका इस समय भारतीय आयुष और हर्बल प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा बाजार है। 2024-25 में इसका निर्यात करीब 5,700 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के तहत अमेरिकी शुल्क में कमी ने इस रफ्तार को और तेज कर दिया है। 18% is good, but industry is expecting more. They are thinking that it should go to 0% to 6%, which was the bracket in which all other initially. Unani and this thing got a very small market as yet, so it has to also grow up for this kind of setup. There are countries which will take these products also. Homeopathy is also very well in Europe and all these things. For that also standards we have to increase here. इस निर्यात में सबसे आगे है अश्वगंधा, इसके बाद हल्दी, अदरक, नीम, त्रिफला, तुलसी, ब्राह्मी और शतावरी जैसे उत्पादों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। आयुर्वेदिक दवाओं से लेकर यूनानी, सिद्ध और सोवा रिगपा की औषधियों तक और आधुनिक हर्बल सप्लीमेंट्स तक भारत का वेलनेस बाजार लगातार फैल रहा है। देश की कंपनियां पुराने ज्ञान को आधुनिक शोध और बेहतर प्रस्तुति के साथ जोड़ रही हैं। सरकार भी आयुर्वेद आहार, आयुष, निर्यात प्रोत्साहन परिषद और लघु उद्योग सहयोग जैसी योजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र को आगे बढ़ा रही है। Indian government is supporting Ayurveda like anything. They've been promoting it. It's just that people were not very aware. Now people are getting aware, more and more aware, and a lot of brands are coming in, a lot of manufacturers are coming in that are making, because see, when we talk about Ayurveda, so there used to be a notion that it will be very bad smelling or not so good looking product. But now, like I said, if you're combining it with modern science, then the product can be very aesthetically pleasing. It can be very modern in a way. आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को देश भर में एक भरोसेमंद वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में नई पहचान मिल रही है। इस पहल को गांव-गांव और जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए आयुष विभाग पूरे देश में मुफ्त चिकित्सा शिविर आयोजित कर रहा है। इन शिविरों में लोगों को परामर्श, स्वास्थ्य जांच और दवाइयां निशुल्क दी जा रही हैं, खासकर उन समुदायों को जो स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य है समग्र और लोगों के हित में उपचार देना, ताकि तनाव, घबराहट, मधुमेह और जीवन शैली से जुड़ी अन्य लंबी तथा मौसमी बीमारियों से निपटने में मदद मिल सके। इस कैंप का मकसद ये है कि लोगों को हम अवेयर करें कि जो आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये बिल्कुल एक ऐसा सिस्टम है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आप आइए, मुफ्त दवाएं अवेलेबल हैं, मुफ्त जो कंसल्टेशन अवेलेबल है। मजबूत नीतियाँ, बढ़ती वैश्विक मांग और युवा उद्यमियों की नई सोच, ये सभी मिलकर आयुष को भारत के सबसे प्रभावशाली सॉफ्ट पावर निर्यातों में बदल रहे हैं। भारत अब सिर्फ उत्पाद नहीं भेज रहा, वो दुनिया को एक स्वस्थ, संतुलित और जागरूक जीवन का संदेश दे रहा है। एक किसान का बेटा इंजीनियर बना, लेकिन नौकरी के लिए नहीं, बदलाव के लिए। नाम है योगेश गावंडे।
महाराष्ट्र का एक ऐसा युवा जिसने खेती की एक बड़ी समस्या को अपना मिशन बना लिया। एक हादसे ने उन्हें झकझोरा और वहीं से शुरू हुई नई सोच की कहानी। आज उनका स्टार्टअप ऐसी स्प्रेयर मशीन बना रहा है जो किसानों को सुरक्षित रखे, खर्च घटाए और मेहनत भी कम करे। आइए देखते हैं कैसे उनका एक आइडिया खेतों की तस्वीर बदल रहा है। मिली 29 वर्षीय इंजीनियर योगेश गावंडे से। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर का रहने वाला वो युवा जिन्होंने अपनी मेहनत से एक ऐसी यूनिट खड़ी की है जो किसानों के लिए किफायती और कम मेंटेनेंस वाली स्प्रेयर मशीनें बनाती है। लेकिन योगेश के इस सफर की शुरुआत एक दर्दनाक घटना से हुई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान उनके भाई को मैनुअल स्प्रेयर से कीटनाशक का जहर लग गया था। इस हादसे ने योगेश को अंदर तक झकझोर दिया। तभी उन्होंने तय किया कि उनकी इंजीनियरिंग सिर्फ डिग्री नहीं होगी बल्कि किसानों की सुरक्षा का समाधान बनेगी। और इसी सोच से उन्होंने ऐसी मशीन तैयार की जो किसानों का काम आसान कर रही है और उन्हें सेहत के खतरे से भी बचा रही है। हमें कुछ नया करना चाहिए, या वो पीरियड ही ऐसा था कि वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें सीखा। उसी पीरियड में घर पे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि पेस्टिसाइड पॉइजनिंग की वजह से भाई को एडमिट करना पड़ा। तो फिर ऐसे लगा कि हमने कुछ करना चाहिए इस प्रॉब्लम के ऊपर, और वहीं से फिर शुरुआत हुई कि हमने एक प्रोटोटाइप प्रोडक्ट डेवलप किया। योगेश ने किसानों के लिए व्हील बेस्ड स्प्रेयर तैयार की जिसमें टैंक पीठ पर उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। किसान चलते चलते आसानी से छिड़काव कर सकते हैं जिससे मेहनत कम होती है और सेहत का खतरा भी घटता है। इसके साथ ही उन्होंने न्यू सोलर स्प्रेयर और न्यू बाहुबली स्प्रेयर जैसे मॉडल लॉन्च किए जो कम खर्च में ज्यादा एरिया कवर करते हैं और मजदूरी लागत भी कम करते हैं। मोबाइल पे मैंने देखा तो स्प्रे चालू था उनका दवा मारने का, तो मेरे को दिमाग में आया अपन भी ले सकते थे। मैंने फ़ोन करा तो देखा तो मशीन लेके आया। तो मशीन लाया तो बोलो तो इतना इजी हो गया, दवा मारने का पिट पे लेने की ज़रूरत नहीं। अब मौसम्बी को खड़ा दवा मार सकते, तरबूज को मारता मैं, मिर्ची, खरबूज पूरा दवा उससे मारता, ईजी हो गया। चाहे मैं खुद मारता, अभी रोजदार लगाने की जरूरत नहीं। योगेश के सफर में एक बड़ा मोड़ तब आया जब दिल्ली के इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में हुए एक कार्यक्रम के दौरान बिल गेट्स ने खुद उनके स्प्रेयर को चलाकर भी देखा। इस पहचान के बाद कंपनी को देश विदेश से काफी ज्यादा डिमांड मिलने लगी। बिल गेट्स सर को मिलने की अपॉर्चुनिटी मिली, और जब हमने उनको प्रोडक्ट दिखाया तो उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में सुना नहीं, तो उन्होंने एक्चुअल प्रोडक्ट फील्ड में यूज़ करके देखा और अप्रिशिएट किया। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन हमने अचीव किया हमारी एंड पे, कि हमने जो भी प्रोडक्ट बनाया उसका इम्पैक्ट देख के जो रिचेस्ट पर्सन है या बिल गेट्स जैसा पर्सनालिटी है, उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को अप्रिशिएट किया और हमें वो सपोर्ट भी करा। योगेश की इस सफलता पर उनके पिता भी गर्व महसूस करते हैं। उन्हें बेहद खुशी है कि किसान इस मशीन से संतुष्ट हैं और इसकी डिलीवरी किसानों के घरों में हो जाती है जिससे उन्हें काफी सुविधा मिलती है। बहुत खुशी है मेरे को तो है, पर जो मशीन चला रहे उसको भी बहुत खुशी है। अभी बहुत खुशी है। अभी हम घर पे डिलीवरी कर रहे हैं ना, उससे और ज़्यादा फायदा हो गया उनका भी। मशीन का कुछ प्रॉब्लम भी आया तो पूरा घर पोस्ट डिलीवरी हो जाती है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता ना। अभी एक दिन का काम घंटों 2 घंटे में हो जाता है। एक किसान परिवार से निकला युवा जिसने दर्द को ही अपना आइडिया बना लिया। आज वही आइडिया हजारों किसानों की मेहनत बचा रहा है, उनका खर्च घटा रहा है और सेहत की सुरक्षा भी कर रहा है। योगेश की कहानी बताती है कि जब पढ़ाई जमीन से जुड़ती है तो बदलाव दिखता है। नई सोच, सही तकनीक और साफ इरादा, यही है नए भारत की असली ताकत, जहां युवा सिर्फ सपने नहीं देखते, उन्हें हकीकत में बदलते हैं। आज अंतरिक्ष में भारत का परचम शान से लहरा रहा है। चांद हो या मंगल, दुनिया अब हमारे मिशनों को नोटिस कर रही है। लेकिन इन रॉकेट्स के पीछे सिर्फ वैज्ञानिक नहीं बल्कि देश के हुनरमंद युवा भी हैं। भुवनेश्वर में एक ऐसी ही फैक्ट्री है
जहां हर साल 30,000 से ज्यादा युवा एडवांस मशीनों पर ट्रेनिंग लेते हैं और वही कंपोनेंट्स तैयार करते हैं जो भारत के स्पेस मिशनों का हिस्सा बनते हैं। आइए देखते हैं स्किल से स्पेस तक की ये खास कहानी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर। नाम सुनकर भले ही एक साधारण ट्रेनिंग सेंटर लगे, लेकिन असल में यहाँ युवाओं की एक सच्ची फ्यूचर फैक्ट्री है। 1991 में शुरू हुआ ये संस्थान आज उस जगह में बदल चुका है जहाँ क्लासरूम से ज्यादा आवाज मशीनों की सुनाई देती है और हर मशीन के साथ एक सपना आकार लेता है। यही तैयार होते हैं हाई प्रिसिशन कंपोनेंट्स जो भारत के स्पेस मिशनों PSLV, मंगलयान और चंद्रयान का हिस्सा बन चुके हैं। जो प्रोडक्ट्स कभी विदेश से मांगने पड़ते थे, आज वही इस फैक्ट्री में बन रहे हैं। We are the original equipment manufacturing for ISRO. So more than 1 lakh component we manufacture. Whether you talk about the spacecraft, whether you talk about the launch vehicle, almost the CTTC components, CTTC assemblies are fitted into that spacecraft. Second, we are very closely working with the Aeronautical Development Agency, and where probably you all heard about the light combat aircraft, Tejas aircraft. In Tejas, has 23 types of fuel LRUs, 9 types of hydraulic filters. We are the OEM, original equipment manufacturers. लेकिन CTTC की कहानी सिर्फ स्पेस तक सीमित नहीं है। हर साल 30,000 से ज्यादा युवा यहाँ इंडस्ट्री रेडी स्किल्स सीखते हैं। यहाँ सिर्फ थ्योरी नहीं, पूरा फोकस प्रैक्टिकल पर है। CNC प्रोग्रामिंग, मैकेनिकल डिजाइन, टूल एंड डाई मेकिंग, ऑटोमेशन, SCADA समेत वो कई स्किल्स जिनकी डिमांड आज इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। छात्र मशीन चलाना सीखते हैं, डिजाइन बनाते हैं, प्रोडक्ट तैयार करते हैं और शुरुआत से अंत तक पूरी प्रक्रिया समझते हैं। जितना स्टूडेंट इंटरेस्टेड होते हैं वो सभी कैंडिडेट्स का प्लेसमेंट हो जा रहा है। फिर भी हम एक चीज़ बता पाएंगे कि मिनिमम 91% लेवल का प्लेसमेंट होता है और पहले दिनों में से अभी का टाइमिंग में लोगों का जो रहता है थिंकिंग लेवल वो चेंजेस हो रहा है। सो स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट चाहता है कि मुझे कैसे प्लेसमेंट मिलेगा। यहाँ पर हम लोग को 80% प्रैक्टिकल के साथ साथ हैंड ऑन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन भी है जिससे हम लोग कभी भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस सेंटर का रोबोटिक सेक्शन भी खास है। यहाँ छात्र रोबोटिक आर्म प्रोग्राम करना सीखते हैं, सेंसर बेस्ड मशीनिंग पर काम करते हैं और इंडस्ट्री 4.0 सिस्टम समझते हैं। ये ट्रेनिंग उन्हें सिर्फ जॉब के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर ऑटोमेशन इंजीनियर बनने के लिए तैयार करती है। यानी युवा यहाँ सिर्फ नौकरी ढूंढने नहीं आते, खुद को अपग्रेड करने आते हैं। यहाँ सिखाया जाता है कि कैसे डिजाइन सोचें, कैसे प्रोडक्ट बनाएं और कैसे अपनी पहचान बनाएं। पोस्ट ग्रेजुएट, एडवांस डिप्लोमा और शॉर्ट टर्म कोर्स के जरिए छात्रों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जिससे उनकी स्किल्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसार मजबूत और तैयार हो सकें। सबसे पहले प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा गेन किया एज कम्पेयर टू थ्योरी नॉलेज। हम लोग ने मतलब 7 to 7 मशीन को यूज किया, कैसे मशीन को ऑपरेट करते हैं, क्या नहीं करते उसमें। देन सेकेंड ईयर में हम लोग प्रेस टूल होता है, हम लोगों ने उसको बनाया ताकि सारे कंपोनेंट को इजी वे में हम उसको बना सके। देन थर्ड ईयर में अभी हमने अपने कम्युनिकेशन पे ज्यादा वो काम किया एंड अभी कॉन्फिडेंस को डेवलप किया था। ये सेंटर दिखाता है कि नया भारत सिर्फ सपने नहीं देखता, उन्हें सच भी करता है। यहाँ युवा सिर्फ नौकरी के लिए तैयार नहीं हो रहे बल्कि ऐसी स्किल्स सीख रहे हैं जो उन्हें टेक्नोलॉजी की असली दुनिया में आगे ले जाएं। यहाँ युवा नौकरी के लिए नहीं, भविष्य बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। जब कौशल मजबूत हो और आत्मविश्वास ऊंचा हो तो अंतरिक्ष भी दूर नहीं रहता। मणिपुर, जहां शाम होते ही मैदान स्टेडियम बन जाता है और हर गली से फुटबॉल की आवाज सुनाई देती है। यहाँ के युवा सिर्फ खिलाड़ी नहीं, टीम बिल्डर्स हैं। अलग अलग समुदायों के लड़के एक साथ एक सपने के साथ खेलते हैं। यहाँ लोकल टूर्नामेंट्स का जोश लगातार बढ़ रहा है। आइए देखते हैं कैसे यहाँ फुटबॉल बन रहा है करियर का रास्ता और भाईचारे की मजबूत डोर। हरियाली से घिरी पहाड़ियाँ,
खुला आसमान और ठंडी हवा, यही वाइब है खूबसूरत मणिपुर की। लेकिन आज इसकी असली पहचान है यहाँ का जोशीला युवा। यहाँ खेल सिर्फ टाइम पास नहीं, एक पैशन है, और फुटबॉल तो जैसे लाइफस्टाइल। मैदान उनके लिए सिर्फ खेल की जगह नहीं, बल्कि खुद को साबित करने का मंच है। हाल ही में कीथल लंबी के ग्राउंड पर ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब अलग अलग समुदायों के युवा खिलाड़ी एक ही जुनून के साथ उतरे। मकसद सिर्फ गोल करना नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि आज की नई पीढ़ी साथ खेलेगी, साथ बढ़ेगी और साथ ही भविष्य बनाएगी। आज हम लोग का टीम बहुत अच्छा खेल रहा है। हम लोग बहुत मेहनत करके हम लोग चैंपियन भी बन गया है। आज कुकी लोग के साथ भी खेल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वो लोग भी थोड़ा अच्छा खेल रहा है, हम लोग भी अच्छा खेल रहा है, हम लोग जीत गया। We don't think anything about the tension going on Manipur. We played the game very well. We were supporting each other. All thanks to my team. मणिपुर में फुटबॉल और अन्य खेल सिर्फ खेल नहीं है, बल्कि वे युवाओं को अलग अलग समुदायों और जनजातियों से जोड़ने का एक मजबूत माध्यम बन गए हैं। मणिपुर का यूथ फुटबॉल और एनी स्पोर्ट में बहुत इंटरेस्टेड है। और बहुत प्लेयर भी ओलंपिक के लिए और दूसरा वाला गेम के लिए भी जाता है। एंड मैनी यूथ आर पोटेंशियल ऑफ प्लेइंग एनी गेम्स। ये वही पीढ़ी है जो फर्क नहीं, फोकस देखती है। उनके लिए जर्सी का रंग या नाम से ज्यादा मायने रखता है टीम वर्क। खेल उनके लिए सिर्फ जीत हार नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने और साथ आगे बढ़ने का जरिया है। जब बॉक्सिंग रिंग में दमदार पंच पड़ता है, उसकी गूंज मेडल और गर्व में बदल जाती है। यही लेगेसी अब नई जनरेशन आगे बढ़ा रही है। मयंग इम्फाल की सरिता बॉक्सिंग एकेडमी इसका बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ 100 से ज्यादा बच्चे साथ रहते हैं, साथ ट्रेनिंग करते हैं और एक ही ड्रीम शेयर करते हैं, इंडिया के लिए खेलना। हर सुबह पसीना, हर शाम नई उम्मीद। ये सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर नहीं, बल्कि नेक्स्ट जन चैंपियंस का लॉन्च पैड है। ऐसा है क्योंकि स्पोर्ट्स में कोई कलर नहीं होता है, कोई रंग नहीं होता, तो ना कोई जात बिजात नहीं होता है। मैं वही मान के चल रही हूँ और वही मान के बच्चे को भी जो गाइडेंस है वो दे रही हूँ और आगे जाके अपने देश के लिए नाम रोशन लाने के लिए तैयारी चल रही है। हम सब मिलके ट्रेनिंग कर रही है अभी, वो अलग अलग डिसीजन के साथ में बहुत अच्छा लगा है। ग्राउंड पर तो हम सब एक ही है। बॉक्सिंग से आगे बढ़ते हुए अकादमी अब मल्टी स्पोर्ट्स हब बना रही है। हाल ही में आर्टिफिशियल फुटबॉल टर्फ शुरू किया गया है, जहां करीब 20 युवा फुटबॉलर्स नियमित ट्रेनिंग ले रहे हैं। आगे नेचुरल ग्राउंड और नए स्पोर्ट्स जोड़ने की भी प्लानिंग है। फुटबॉलर और अकादमी के सचिव चोंगथाम थोएबा का मानना है कि खेल वहां भी कमाल कर सकते हैं जहां बाकी कोशिशें रुक जाती हैं। उनका विश्वास साफ है, स्पोर्ट्स सिर्फ गेम नहीं, बदलाव की पावर है। Sports has the power to bring all the people together, and I'm trying my best here to bring all the communities together here at our academy and make their dreams realize for playing for the state and the country. मणिपुर की असली ताकत उसके खेल मैदानों से कहीं गहरी है, वो उसकी विरासत में है। थांगता जैसी प्राचीन मार्शल आर्ट ने यहाँ के लोगों को अद्भुत फुर्ती, ताकत और चस्पा दिया है। आज यही प्राकृतिक खेल क्षमता युवा पीढ़ी को हर मंच पर चमका रही है, ताकि वे मणिपुर की शान और देश का मान दोनों को नई ऊंचाइयों तक ले जा सके। चेन्नई के समुद्र के किनारे मौजूद विवेकानंद हाउस भी है। ये वही जगह है जहां कभी स्वामी विवेकानंद ठहरे थे। ये एक तरह से हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी का संगम है, जहां की शांति युवाओं को भी अपनी ओर खींचती है। चेन्नई की तेज रफ्तार जिंदगी, हॉर्न का शोर और समुद्र की नमकीन हवा के बीच एक ऐसी जगह है जहां वक्त जैसे थम सा जाता है। ये है गवर्नमेंट म्यूजियम। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, बाहर का शोर गायब और हिस्ट्री शुरू। इसकी पिंक बिल्डिंग्स, विंटेज आर्किटेक्चर और खुले आंगन आपको एक अलग ही जोन में ले जाते हैं। यहाँ की हर दीवार, हर गलियारा जैसे आपसे बातें कर रहा हो, किसी पुरानी सदी की अनसुनी कहानियाँ सुना रहा हो।
This is my first time coming here and seeing all the architectural stuff and along the British paintings. I feel like I came into a history hole, to say the least. And all of these sculptures are like derived from all the beautiful gods of Hindu culture, which I'm seeing for the first time, and I have to say it's really good. 1851 में बना ये म्यूजियम भारत का दूसरा सबसे पुराना म्यूजियम है, लेकिन इसका माहौल बिल्कुल अलग है। खासकर यहाँ के साउथ इंडियन ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स और उनमें भी चोल ब्रॉन्ज। ये सिर्फ मूर्तियाँ नहीं बल्कि आर्ट का मास्टरपीस है। ये सब इतना इंटरेस्टिंग है कि आज की जेन ज़ी भी यहाँ खिंची चली आ रही है। It's actually very good for even for kids to people of our age and even older people. We can come enjoy a good evening exploring the architectural and cultural things of Chennai, Tamil Nadu, like related to Tanjavur and all those things. अगर आप आर्ट लवर हैं तो ये जगह आपके लिए किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं है। अमरावती गैलरी में बौद्ध कला की झलक है, तो वहीं पेंटिंग गैलरी में पुरानी भारतीय कला और ब्रिटिश दौर का संगम है। ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है। यहाँ घूमना ऐसा है जैसे आप भारत की रिच हिस्ट्री को अपने फोन पर नहीं बल्कि रियल लाइफ में स्क्रॉल कर रहे हो। एकदम ऑफलाइन और कभी ना भूलने वाला अनुभव। चेन्नई एक ऐसा शहर जहां समुद्र की लहरों जितनी पुरानी कहानियां आज भी जिंदा हैं। कॉलोनियल दौर से लेकर चोल साम्राज्य तक यहां कला के जरिए इतिहास को जानने समझने का मौका मिलता है। गवर्नमेंट म्यूजियम में यहां कदम रखते ही महसूस होता है कि आप इतिहास पढ़ नहीं रहे बल्कि उसे जी रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। मरीना बीच के पास मौजूद विवेकानंद हाउस शोर के बीच शांति का एक टापू है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है। 1857 में स्वामी विवेकानंद जी यहाँ रुके थे। आज उनकी जिंदगी, उनके विचार और भारत के लिए उनका विजन यहाँ 3D शोज और डिजिटल गैलरी के जरिए जिंदा हो उठता है। यहाँ का माहौल इतना शांत है कि आप खुद ब खुद रिफ्लेक्ट करने लगते हैं। यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी भी है और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी। We have an art gallery from Vedas to Vivekananda, and we have a 3D show, 3D art gallery where Vivekananda's important life incidents are depicted here. And in top, we have a significant thing is the room where Swami Vivekananda stayed is still maintained as a meditation room where people can come and we can use here. विवेकानंद हाउस सिर्फ बीते कल की बात नहीं करता, ये आने वाले कल को भी बनाने के लिए है। ये जगह याद दिलाती है कि पावरफुल आइडियाज कभी बूढ़े नहीं होते, वो हर जनरेशन को रास्ता दिखाते हैं। आज के शो में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।